GTV में मुजाहिद बेलवली आपको खुशामदीद कहता है। और गुज़िश्ता 24 घंटे से तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बड़ा हंगामा खेज़ मुलाकातें ज़ोहराने पर, अशाइये पर हो रही हैं। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान की मास्को रवानगी भी बहुत अहम है। लेकिन बहरहाल मैं याद करना चाहता हूँ सेनेटर रहमान मलिक साहब को। सेनेटर रहमान मलिक साहब से बड़ा इख्तलाफ लोग करते थे, बड़ी तनकीद करते थे और उनके सामने क्या क्या नहीं किए जाते थे, लेकिन वो इन तमाम बातों का बड़ी खुशदिली से जवाब देते थे। मेरा ताल्लुक़ ख़ास रहा, बल्कि ये तक आपको बताते चलूँ कि 2011 में ग़ालिबन काबुल जब यूसुफ़ रज़ा गिलानी गए थे तो रहमान मलिक साहब वहाँ वज़ीर दाखिला की हैसियत से थे। हमारा कुछ 24 बल्कि 48 घंटे 2 दिन हम साथ भी रहे और इस दौरान बड़ी गुफ्तगू भी रही। फिर बाद के दिनों में भी लड़काने में भी इंटरव्यू किया और आखिरी इंटरव्यू मुझे ग़ालिबन दिसंबर में शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2 महीने पहले किया। और उन्होंने एक बड़ी किताब लिखी और उस किताब बड़ी तारीख़ी किताब थी और बहुत तफसीली इंटरव्यू दिया और भी गुफ्तगू करना चाहते थे रहमान मलिक साहब। और मैंने कहा ना कि सियासत में आम तौर पर मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को कि वो ज़रा सी बात पर बड़े मुश्तिल हो जाते हैं। ज़ाती तौर पर उनके बारे में कहा जाए तो ज़बान उनकी जो है वो मुग़ल्लज़ात तक पे आ जाती है। रहमान मलिक साहब पे भी बड़े बड़े इल्ज़ामात लगे, उनके बहुत शख्सियत से मंसूब किया गया, लेकिन भुट्टो ख़ानदान से जो उनकी वाबस्तगी थी वो बड़ी करीबी थी। मुझे इसलिए भी अच्छी तरह याद है कि 2008 में लंदन में जहाँ एजवेयर रोड पर रहमान मलिक साहब का घर था, पीपल्स पार्टी की सेंट्रल कमेटी का इजलास वहीं होता था। वहीं जो 2008 के इलेक्शन का चुनाव हुआ तो बड़े दुख से मुझे रहमान मलिक साहब को याद करते हुए ख्वाहिश थी कि उनसे ज़्यादा तफसील से गुफ्तगू की जाती। लेकिन आपको इल्म है कि बदकिस्मती से हमारी सियासत में, हमारे सोसाइटी में अभी कोई गुज़रता नहीं है कि अब तो लोगों को सोयम याद नहीं रहता, चेहलम की बात तो छोड़ें। लेकिन अब जैसे मैंने कहा कोरोना से शिकार हुए, ख्याल यही था कि बहाल हो जाएंगे, लेकिन बहुत जल्द रुखसत हो गए और जो कहते हैं मारूफ मानों में इख्तला पैदा हो गया। और इधर हमारे वज़ीर-ए-आज़म मास्को रवाना हुए हैं, ठीक है, पास में भुट्टो साहब भी मास्को गए, फिर गिलानी साहब, नवाज़ शरीफ। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान का मास्को का ये दौरा इस एतबार से बड़ा अहम है कि इस वक्त सोवियत यूनियन जो है वो उसकी एक पूरे अपने पड़ोसी से एक जंग जारी है और बल्कि वो कहते हैं जी हमला करने वाला है। जियो पॉलिटिकल ख़ास तौर पर अमेरिका के पस मंज़र में देखा जाए, फिर चाइना के देखा जाए, फिर हमारे अफ़गानिस्तान के बैकग्राउंड में देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान का इस दौरे को बड़ी अहमियत करार दी जा रही है। और दिलचस्प बात यह है कि इमरान ख़ान के इस दौरे के हवाले से ये ख़बर भी आई कि कहीं प्राइम मिनिस्टर जैसे ही रवाना होंगे मास्को की जानिब, ये जो अशाइये, ये जो ज़ोराने हमारे अपोजिशन के हो रहे हैं, ख़ास तौर पर जरदारी साहब ने जो पड़ाव डाला हुआ है इस वक्त लाहौर में, और शहबाज शरीफ साहब पहले उन्होंने खाने में बुलाया, फिर शहबाज शरीफ जरदारी हाउस पहुंच गए, फिर ये चौधरीयों के चले गए, चौधरी फिर इधर आ गए, फिर मौलाना जो नाराज़ थे उन्हें ला लिया गया कि मौलाना के बगैर कुछ मुकम्मल नहीं हो सकता था। मौलाना और शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकात हुई, और अभी भी मैं हमारे जो रिपोर्टर्स हैं अब्बास नकवी से मालूम करने की कोशिश करूँगा कि जो दोपहर को तो शहबाज शरीफ के यहाँ दौराना था और अब बिलावल हाउस में एक बड़ी बैठक लगने वाली है। वैसे बड़ा मैंने कहा ना कि बहुत तहरीक एतमाद के हवाले से अभी तक तो सूरत हाल यही है कि 2-4 वोटों का फ़र्क है, लेकिन ये भी नहीं है कि स्मूथ रनिंग। ख़ास तौर पर आज पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी एहतसन ने, जैसे कहते हैं रंग में भंग डालना, ऐसे ही उनका रवैया था, बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल था उनका। और ख़ास इस हवाले से कि PDM के हवाले से, हत्ता कि वो चौधरी साहब PTI के ऑर्डिनेंस को भी सेव करके देखिए चौधरी एहतसन साहब ने क्या कहा। ये अपोजिशन एक इरादा कर ले तो इसके पास अक्सरियत बन जाए, पर सिद्ध के दिल और एक बात पे कायम रहने का PDM में इम्कान ही नहीं। मैं तो दुआ गो हूँ कि हमारी जमात इनसे बचा के ही निकल जाए। तो
जैसे मैंने कहा कि तहरीक एतमाद के हवाले से अभी तक सेनेट को तो मैं नहीं, लेकिन इससे पहले जो वोटिंग हुई है तो उसमें हुकूमत और उसके इत्तेहादियों की तादाद 178 है। जी हाँ, 178। और लेकिन बाद में जो है जब भी वोटिंग हुई कौमी असम्बली में तो 172 वोट उनको मिले। अपोजिशन और उसकी बैसाखियों की तादाद 158 कही जाती है, लेकिन वो 158 कभी 150 हो जाते हैं। और इस पूरे गेम में जो नंबर गेम चल रहा है, अपोजिशन हुकूमत अपनी इन बैसाखियों पर MKM हो, JDO और काफली को इस पे निसार कर रही है। इसी तरह अपोजिशन को भी एक हद तक उम्मीद है कि उसके इत्तेहादी उसको तोड़कर शायद उनके साथ जा मिलें। ख़ास तौर पर MKM से उनकी मुलाकात और काफली से मुलाकात की पस मंज़र में देखा जाए तो अपोजिशन इस बात पर बड़ी मुतमईन नज़र आती है कि वो इस बार ज़रूर तहरीक अदम एतमाद लाने में कामयाब हो जाएगी। लॉन्ग मार्च 27 फरवरी का पीपल पार्टी की अपनी जगह, और शायद मैंने कहा ना कि इस अरसे में सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से हमारे अपोजिशन लोगों का इत्तेहाद हुआ है। लेकिन देखिए आप, जहाँ चौधरी साहब ये फरमा रहे थे, शादिया मरी बीबी भी मैंने देखा पीपल्स पार्टी की किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने और भी इश्यूज़ पे किया, लेकिन तहरीक एतमाद के हवाले से भी बड़े पुरएतमाद थी शादिया मरी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन सबसे पहले बार बार दोहराते रहे, कहते रहे। इस प्लेटफॉर्म की बुनियाद इसीलिए रखी गई। उसके अंदर जो एक बहुत अहम नुक्ता नो कॉन्फिडेंस का था। नो कॉन्फिडेंस मोशन से दीगर जमातें जब दूर हटती नजर आई तो बिलावल साहब वो अकेले फर्द रहे, पीपल्स पार्टी अकेली जमात रही जो कहती रही कि अब भी नो कॉन्फिडेंस की तरफ चले, बाहर भी आए लेकिन नो कॉन्फिडेंस को ना छोड़े। आज क्या सिचुएशन है? आज भी हम कह रहे हैं आप मार्च भी करें, मगर नो कॉन्फिडेंस को भी आप एक ऑप्शन रखें और उसकी मोबिलाइजेशन बहुत जरूरी है। जहाँ शादिया मरी इस पूरे तरीके से करी थी, वहाँ हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मार्च को रवानगी से पहले बड़े मुश्तिल थे और उनका ये कहना था कि कम से कम 3 उनके अरकान को पैसों की पेश की गई। कहते हैं इस्लामाबाद में बोलियां लग रही हैं, पैसा आ रहा है। और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अगर किसी गवर्नमेंट का यानी तर्जुमान ये बात कहे तो उसमें वज़न है और उसमें यकीनन एजेंसियों को तो मुतहर्रिक होके बल्कि उन लोगों तक भी पहुंचाना चाहिए था। खुद चौधरी साहब उनकी हुकूमत को, मैंने कहा ना, चौधरी साहब खासा जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं बहुत तेज़ तुन तल्ख हैं। मैं यहाँ पे अपने MNAs को भी सलाम पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने तमाम मामलात के ऊपर पार्टी लीडरशिप को एतमाद में रखा, उनको बताया और साथ साथ बता भी रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये अभी तक तो इनकी जरूरत नहीं हुई कि तहरीक अदम एतमाद ला सकें। 1 हफ्ता हो गया इनको ये तय किए कि नो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे, और मैंने ये कहा था कि आप में जरूरत है तो कल ही लेके आए, लेकिन आप नहीं ला सके। अभी भी ये नो कॉन्फिडेंस वगैरह नहीं ला सकेंगे। और मेरा इनको चैलेंज है कि वो अगले 24 घंटों में लेके आए तो उनको लग पता जाएगा कि इनके साथ होती क्या। आपने सुना चौधरी साहब क्या कह रहे थे कि इन्हें लग पता चल जाएगा, ये कहकर मॉस्को रवाना हो गए। और इस दौरान खबरें तो यही आ रही हैं कि गोके उसमें एक टाइम लगता है कि मॉस्को रवानगी के बाद प्राइम मिनिस्टर के शायद इसी दौरान तरीके में आए, लेकिन उसका एक प्रोसेस होता है। इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और ब्रेक से पहले मैंने आपसे कहा कि इस बार, जी हाँ, इस बार गैर मामूली तौर पर तहरीक एतमाद लाने के सिलसिले में जरदारी साहब ने जो बैठकें लगाई हुई हैं, ज़ोराने अशाइये, वो गैर मामूली ही कहलाए जाएंगे कि शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की कल रात को मुलाकात हुई, फिर आज दोपहर को मुलाकात हुई, फिर इन मुलाकातों में चौधरी भी शामिल हो गए। अभी फिर बिलावल हाउस में एक बड़ी बैठक लगने वाली है। तो अगर मैं पिछले 3-3.5 साल में देखूं तो इतनी संजीदगी से, इतने तवातुर से, और इसमें सबसे ज़्यादा अहम जो जैसे मैं तब्दीली देख रहा हूँ वो है चौधरीयों के रवैये में। गो के वो चौधरी मुनीस इलाही ने
बहुत ही वाज़ेह तौर पर कहा था कि मिलने मिलाने से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके बावजूद वो शहबाज शरीफ को और जरदारी साहब को जिस तरह खुशामदीद कह रहे हैं, उससे तो ये लगता है कि मामला बिल्कुल सीधा साधा नहीं। और फिर फवाद चौधरी साहब जब ये कहने लगे कि पैसे लग रहे हैं, बोलियां लग रही हैं, उनके MNS को करा जा रहा है, मैं तरीन ग्रुप से भी रब्ता काम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्योंकि ज़्यादा इन्हिसार उन्हीं पर हो रहा है। हमारे साथ अब्बास नकवी मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ लाहौर के, जो आज सारा सरगर्म अमल रहे। पहले मैं अब्बास एक तो दोपहर की बैठक का कुछ अहवाल बताएं, तो फिर इस वक्त जो आप बिलावल हाउस के सामने हैं इस नशिस्त पर बात करूंगा। तो आज जो नशिस्त थी, कल भी मुलाकात हुई और आज भी हुई, तो क्या आज आप देख रहे हैं कितना तेज डेवलपमेंट है अब्बास? जी मुजाहिद बरेली साहब, जैसा कि कल जो है शहबाज शरीफ बिलावल हाउस आए थे और उन्होंने तकरीबन 1.5 से 2 घंटे मुलाकात की थी। यहाँ बिलावल हाउस के अंदर जो आसिफ जरदारी हैं उनसे मुलाकात हुई, बिलावल भुट्टो से और दीगर जो क़यादत थी, और उसके अंदर जो है मौलाना फजल रहमान के जो बेटे हैं मौलाना असद जो है वो भी शामिल थे इस मुलाकात के अंदर। कल तकरीबन 2 से 2.5 घंटे मुलाकात हुई, तफसीली गुफ्तगू हुई, तमाम मामला में गौर खौज हुआ। और उसके बाद आज दोबारा जब कल यहाँ मुलाकात हुई तो उसके बाद शहबाज शरीफ ने दावत दी थी कि कल आप यहाँ पर आए, मौलाना फजल रहमान को भी बुला लेते हैं और मामला को मजीद जो है मैच्योर कर लेते हैं। तो आज तकरीबन शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर 1:30 बजे मौलाना फजल रहमान पहुंच गए थे और उसके बाद आसिफ जरदारी पहुंचे। तकरीबन 2 से 2.5 घंटे की मुलाकात जारी रही और इसको मुलाकात को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है, क्योंकि ज़राए का ये कहना है कि जो पीपल्स पार्टी है वो ये कह रही है कि तहरीक अदम इत्तेमाद जो है वो वफाक के अंदर लेकर आए और वज़ीर आज़म के ऊपर जो है सबसे पहले तहरीक अदम इत्तेमाद लेकर आए। लेकिन दूसरी जमातें ये कह रही हैं कि पंजाब से आगाज़ किया जाए तहरीक अदम इत्तेमाद का या स्पीकर कौमी असम्बली से किया जाए। तो आज इस हवाले से नवाज शरीफ भी इस मीटिंग में शामिल रहे मुकम्मल तौर पे, और दीगर जो जमातें हैं उनके साथ भी मुकम्मल तौर पे राब्ता किया गया। तो अब ज़राए वाज़े तौर पे ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि भरपूर अंदाज के अंदर जब पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च जो है जो 27 तारीख को शुरू होना है और वो जब पंजाब में दाखिल होकर पंजाब से अपर पंजाब की तरफ जा रहा होगा रावलपिंडी की जानिब, तो उस वक्त ये लॉन्ग मार्च लेकर आया जाए। आसिफ जरदारी ने वाज़े तौर पर क्लियर किया है कि उस वक्त जो है हम बेहतर अंदाज के अंदर इमरान खान वज़ीर आज़म के खिलाफ जो है लॉन्ग मार्च लेकर आ सकते हैं और उनके खिलाफ तहरीक अदम इत्तेमाद भी लेकर आ सकते हैं और भरपूर प्रेशर डाला जा सकता है। अब्बास इस सिलसिले में आप ये नहीं समझते कि चलें शहबाज शरीफ और जरदारी साहब की मुलाकात या जरदारी साहब की शहबाज साहब की आमदरफ खाना आशाई ये तो काफ़ी दिनों से हो रहा है, मौलाना फजल रहमान की भी और इन दोनों से मुलाकातें या एक दूसरे के घरों पे जाना वो भी मामूल की बात है। लेकिन आपको लग रहा है कि पिछले 48 घंटे में चौधरी जो वादे तौर पर साथ हैं हुकूमत के और इसका अज़्म का इजहार भी कर चुके हैं, वहाँ आपको कुछ महसूस हो रहा है कि चौधरियों को किसी हद तक जरदारी साहब ने माइल बा अदम इत्तेमाद कर लिया है और ऐसा इम्कान है जो आमतौर पर तो रिवायती तौर पर लोग हैं, लेकिन आपको भी इल्म है कि चौधरियों का एक अलग पस मंज़र भी है जो इस्टेब्लिशमेंट से करीब होने का और वही हुकूमत बनाने और तोड़ने में बड़ा अहम किरदार अदा करते रहें। तो इसमें आपको लगता है कि चौधरी बिरादरान जो हैं वो हुकूमत से इस हद तक नाराज़ हैं कि वो तहरीक अदम इत्तेमाद का भी साथ दे दें शरीफों के साथ मिलकर और जरदारी के? बरेली साहब, बात यह है कि इस वक्त पंजाब के अंदर 3 ग्रुप डिस्कस हो रहे हैं तहरीक अदम इत्तेमाद के हवाले से। एक चौधरी परवेज़ लाई ग्रुप है, दूसरा जो है जहांगीर तरीन ग्रुप है और तीसरा जो नाराज़ ग्रुप है पंजाब में तहरीक इंसाफ के MPAs का जो 14 के करीब है। तो इन तमाम से रब्ता मुकम्मल तौर पर जो अपोजिशन जमातें वो कर रही है। जहांगीर तरीन से मुलाकात की बिलावल ने, शहबाज शरीफ ने भी मुलाकात की, उसके बाद जो नाराज़ MPA थे तहरीक इंसाफ से उन्होंने भी अंडर कवर जो है काफ़ी ज़्यादा मुलाकातें की है पंजाब के अंदर। जबकि आज जो है इससे जो है जो आसिफ जरदारी हैं वो गए थे चौधरी परवेज़ लाई के घर उनसे मुलाकात करने के लिए, उन्होंने चौधरी शहजाद की खैरियत भी दरियाफ्त की थी। और आज जो उन्होंने दावत दी है और चौधरी परवेज़ लाई जो है वो अभी कुछ देर के अंदर बिलावल हाउस पहुंच रहे हैं और यहाँ पर फिर उनकी मुलाकात शुरू होगी। तो कहा यह जा रहा है कि मार्च का जो पहला हफ्ता है वो बहुत ज़्यादा अहम हो सकता है, कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है इस हवाले से, क्योंकि इस दफ़ा जो अपोजिशन है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस नज़र आ रही है। सिर्फ इनके दरमियान ये तय नहीं हो पा रहा कि जो तहरीक अदम इत्तेमाद है क्या वो स्पीकर कौमी असम्बली के ऊपर लेकर आई जाए
क्या या वो वज़ीर आज़म के खिलाफ लेकर आई जाए या फिर पंजाब के अंदर तहरीक अदम एतमाद लेके जाए। सिर्फ फार्मूले की जो डिस्कशन है वो बाकी रह गई है, लेकिन पीपल्स पार्टी बार बार ये कह रही है कि अचानक से वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भरपूर अंदाज के अंदर लेकर आई जाए और इसको भरपूर अंदाज में कामयाब करवाया जा सकता है। लेकिन नून लीग ये कह रही है कि पंजाब में इसका आगाज किया जाए और वज़ीर आज़म पंजाब को गिराया जाए और उसके बाद विफाक की तरफ जाया जाए। अब्बास ये बताइए कि अभी जो आप बिलावल हाउस के सामने मौजूद हैं, क्या एक तो मुझे लग रहा है कि आपने जो क्या लाहौर में सर्दी की लहर अभी तक मौजूद है और इस सर्दी में आप लोग यकीनन बाहर खड़े हुए रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर किन किन पार्टियों के कायदीन की आमद मुतवक्को है? कौन अब तक आ चुका है, कौन आने वाला है, कौन आएगा? जी, जैसा कि आज तो आसिफ जरदारी और बिलावल गए थे शहबाज शरीफ के घर, तो उसके बाद आसिफ जरदारी जो है वापस बिलावल हाउस पहुंच गए थे बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ। तो इस वक्त अब तो इंतजार किया जा रहा है चौधरी बरादरान का, चौधरी परवेज़ लाई का, मोनस लाई का और उनकी जो तारिक बशीर चीमा है और दीगर जो क़यादत है काफली की, उनका इंतजार किया जा रहा है। और उनको इशाया दिया हुआ है आज आसिफ जरदारी ने बिलावल हाउस के अंदर, और उनके इंतजार किया जा रहा है, उनसे मुलाकात होगी। तकरीबन कहा जा रहा है ये मुलाकात बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि जैसा कि आपने भी कहा कि मोनस लाई ने जो है वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने बात की थी कि आप अपने तहरीक इंसाफ के लोगों को कह दें कि घबराना नहीं है। लेकिन अब ये मुलाकात जो है बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि जो चौधरी परवेज़ लाई हैं उन्होंने आसिफ जरदारी की दावत फ़ौरन कबूल कर ली थी और उसके बाद ही जो है चौधरी बरादरान जो है वो बिलावल हाउस का रुख कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद जो है कोई बड़ी तब्दीली भी सामने आ सकती है। बात सिर्फ आके फंसी हुई है फार्मूले के ऊपर कि फार्मूला क्या फार्मूले में इख्तियार करे, क्या दोपहर का आशाइया था, अब्बास जो दोपहर का आशाइया था उसके बाद भी क्या कोई मीडिया को ब्रीफ किया गया? और दूसरे मैं एक आखिरी आपसे सवाल ये भी पूछूंगा कि आज यानी इस नशिस्त में बिलावल हाउस में चौधरी परवेज़ लाई भी होंगे, शहबाज शरीफ भी होंगे, क्या मौलाना की भी आमद मुतवक्को है ये बिलावल हाउस में? इसके मायने तो ये पूरा जो ट्राई का नहीं बल्कि चारों जो बड़े अपोजिशन का तो मैं नहीं कहूँगा चौधरी साहब को मौजूद होंगे। नहीं बरेलवी साहब, यहाँ जो मुलाकात है वो सिर्फ चौधरी बरादरान से आसिफ जरदारी की, शहबाज शरीफ इस मुलाकात में नहीं है, मौलाना फजल रहमान इस मुलाकात में नहीं है। शाम को जब ये मुलाकात शहबाज शरीफ के घर हुई थी तो उसके बाद मौलाना फजल रहमान जो है वो मॉडल टाउन से निकले थे और सीधा चौधरी बरादरान से पहुंचे थे। मौलाना फजल रहमान अलहदा से मुलाकात की है उन्होंने चौधरी बरादरान से, और उसके बाद मौलाना फजल रहमान वहाँ से रवाना हो गए थे। तो आज के दिन को इसलिए हम अहम कह सकते हैं कि मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी जो है वो शहबाज शरीफ के घर इकट्ठे हुए, वहाँ पर बातचीत हुई, तफसीली गौर ख़ौज किया गया। उसके बाद कोई भी ना तो इलामिया जारी किया गया ना ही इन्होंने मीडिया टॉक की। लेकिन उसके बाद मौलाना फजल रहमान जो है वहां शहबाज शरीफ के घर से निकले और वो चौधरी परवेज़ लाई के घर पहुंच गए। वहां पर तकरीबन 1 से 1.5 घंटा उन्होंने वहां पर गुजारा और वहां गुफ्तो शनीद की, बातचीत की, उनको इस तमाम सूरत हाल के हवाले से इत्मीनान में लिया। और उसके बाद अब जो है चौधरी बरादरान जो है वो बिलावल हाउस का रुख कर रहे हैं और वो बिलावल हाउस पहुंचने वाले हैं अब से कुछ देर में। और उसके बाद आसिफ जरदारी से वो मुलाकात करेंगे और उसके बाद आसिफ जरदारी जो भी ऑप्शंस आज मियां शहबाज शरीफ के घर जो है डिस्कस हुई है उसके हवाले से आसिफ जरदारी को ये टास्क दिया गया अपोजिशन जमातों की। आपसे कंक्लूडिंग वर्ड पूछूं कि इसका मतलब यह है कि माजी में जो भी आप लाहौर में या इवन इस्लामाबाद में तहरीक अदम हवाले से बैठकें हुई हैं अब तक की 3.5 साल बाद जब इख्तियार पूरे करने जा रही है, ये सबसे अहम बैठक कहलाई जाएगी, क्योंकि फवाद चौधरी साहब भी जाने से पहले मास्को ये कह चुके हैं कि जनाब बोलियां लग रही हैं, उनके एमएनएस किए जा रहे हैं। और इसी हवाले से मैं क्विक आपसे ये मालूंगा, क्या जहांगीर तरीन ग्रुप से कोई करीबी मुलाकात और क्या उसकी में से कुछ अरकान के टूटना वाज़ेह लगता है आपको? जी, जहांगीर तरीन की अगर बात करें तो जहांगीर तरीन से 2 अहम मुलाकातें लाहौर में पिछले कुछ दिनों के अंदर हुई थी। एक मुलाकात उनकी शहबाज शरीफ से हुई थी और काफ़ी तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की मुलाकात थी। और उसके बाद जहांगीर तरीन ने बिलावल भुट्टो जरदारी से भी मुलाकात की थी। जहांगीर तरीन भी डिमांड ये कर रहे हैं कि अगर मैं हुकूमत को छोड़ के अपोजिशन के साथ आता हूँ तो हमारी पार्टी जो तकरीबन जहांगीर तरीन का ये दावा है कि तकरीबन 25 से 30 लोग जो हैं वो उनके साथ हैं, तो वो उनको क्या अपोजिशन जमातें जो है वो उनको क्या देंगी पंजाब के अंदर या विफाक के अंदर उनको हिस्सा मिलेगा। तो इस हवाले से उनके साथ भी बातचीत चल रही है और ये टास्क भी आसिफ जरदारी को दिया गया है पीडीएम की जमातों की जानिब से और दीगर जमातों की जानिब से कि वो भी जहांगीर तरीन से भी बात करें और दीगर तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान से भी बात करें और चौधरी बरादरान से भी मुलाकात करें। तो उसके बाद ये देखना है कि जो भी ग्रुप जो है उसके हवाले से मामला तय पा जाते हैं तो वो ग्रुप जो है वो सामने आ जाएगा, अपोजिशन के साथ मिलेगा और उसके बाद हुकूमत को
टफ टाइम दे सकता है, तो ये कहा यह जा सकता है कि मुस्तकबिल करीब के अंदर जो है जहांगीर तरीन भी वो कोई बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं अपोजिशन के साथ। अब्बास नकवी इस वक्त हमारे बिलावल हाउस में मौजूद हैं और आज की इस वाली मुलाकात को जो बिलावल हाउस में चौधरियों की जरदारी साहब से होगी उसको अहम बल्कि एक टर्निंग पॉइंट ही कहा जाएगा। और जहांगीर तरीन का रोल भी हम जो गेम प्लानर कहलाते हैं, इस एतबार से मैंने कहा कि अब तक जो तहरीक-ए-एतमाद के सिलसिले में जो तवातुर से कोशिशें होती रहीं, ये बार लगता है कि पूरी तैयारी से अपोजिशन उतरी है। ब्रेक के बाद आएंगे तो मज़ीद इस पर गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। GTV में एक बार फिर मुजाहिद बिल्ली आपको खुशामदीद कहता है। जैसे कि ब्रेक से पहले मैंने कहा और हमारे नुमाइंदे अब्बास नकवी भी बता रहे थे कि पहली बार ऐसा लगता है कि ये जो लाहौर में हमारे मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने बैठक लगाई है और पहली बार बड़ा संजीदा कोशिशें हो रही हैं। ये देखें ना, अगर पूरे पस मंज़र के साथ देखें कि शहबाज शरीफ और जरदारी साहब की मुलाकात या मौलाना फजल रहमान की मुलाकात अपनी जगह, लेकिन जहांगीर तरीन साहब से भी एक नहीं दो मुलाकातें हुई हैं। और इसी तरह चौधरी परवेज़ इलाही तो खैर रवायती तौर पर उन्होंने घर कबूल किया, अभी भी वो बिलावल हाउस में इशाइये पर जा रहे हैं। तो पिछले 48 घंटे में जो अपोजिशन की मुलाकातें अपनी जगह, लेकिन इसमें जहांगीर तरीन ग्रुप जो एक वाज़ेह बहरहाल 20 से 25 अरकान कौमी असम्बली में और इसी तरह सूबाई असम्बली में रखता है, फिर ख़ासतौर पर चौधरियों का और फिर MPM वालों का तो आपको इल्म ही है कि वो भी कुछ इतना ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे। मैं कोशिश कर रहा हूँ उनसे भी रब्ता किया जाए। ये तमाम सूरत हाल पहली बार हुकूमत के लिए कितने संगीन है। अभी तो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो न सिर्फ ये कि मास्को रवाना हो गए और रवानगी से पहले अगर फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि उनके अरकान असम्बली को ख़रीदा जा रहा है, बोलियाँ लग रही हैं, तो इसे अहमियत दी जाएगी। हमारे साथ सेनेटर मुसद्दक मलिक साहब हैं, मुस्लिम लीग नून के अब तो सीनियर रहनुमा हैं। मलिक साहब शुक्रिया। गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो गैर मामूली तौर पर इस पर सरगर्मियाँ लग रही हैं, तैयारियाँ लग रही हैं, ज़ोराने हो रहे हैं, अशाइये हो रहे हैं और हुकूमत भी मैं लफ्ज़ घबराने का तो इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन बहरहाल क्या ये मुमकिन है कि मास्को रवानगी से पहले ही उन तक करारदाद पहुँच जाए? गो के खैर उसका एक अलग प्रोसेस है कि कब उस पर राय शुमारी होगी, कब आप 172 वोट इकट्ठे करेंगे, लेकिन ये एक परसेप्शन आ रहा है कि मास्को के दौरान ही प्राइम मिनिस्टर को ये इत्तला दी जाए कि उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ गई है। जी मलिक साहब। जी, इससे तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस वक्त तो असेंबली सेशन में नहीं है, तो जो तहरीक अदम एतमाद है वो जमा करवानी होगी और जमा करवाने के बाद कुछ वक्त है जिसके अंदर वोट कॉल होगा। इस वजह से उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वजीर आजम कहीं गए हों या यहाँ हों, उससे कुछ ज्यादा गर्ज नहीं ना फर्क है। लेकिन मलिक साहब ये है ना कि सॉरी से कि माजी में आपने यानी मैं अगर संजरानी वक्त से देखूं इसलिए, और ये मैं तारीख का हवाला इसलिए देख रहा हूँ कि वो एक मौका था कि संजरानी साहब का उस वक्त 14 सेनेटर्स मौजूद नहीं थे, फिर कौमी असम्बली में बजट सेशन आया, उस वक्त भी एक ऐसी सूरत हाल हो सकती थी, उनके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो नहीं लेकिन अक्सरियत को अगर 172 नहीं पेश कर पाते हुकूमत तो अदम एतमादी कहलाता। सेनेट में तो तवातुर से ये होता आ रहा है कि आपके लोग मौजूद नहीं होते। और अब क्या आप ये समझते हैं कि कोई अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद आई तो उसमें कोई कैजुअल्टी, सॉरी तो मैं सियासी इस्तिलाह में इस्तेमाल कर रहा हूँ, कैजुअल्टी नहीं होगी, और अगर कैजुअल्टी के लिए रोकने के लिए तमाम बंद बांध दिए गए हैं, क्योंकि वो दिलावर ग्रुप वगैरह तो और हैं जो इधर उधर के, लेकिन आपने देखा होगा कि बाज़ अहम मौक़ों पर जब वोटिंग में हुकूमत को शर्मिंदगी या शिकस्त देना होती है, आपके अरकान या सीनियर अरकान जो हैं कौमी व सूबाई सेनेट के मौजूद नहीं होते। और कहाँ क्यों नहीं होते, बहुत अदबाब बताते हैं जी टेलीफोन कॉल आ गई है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। शायद मलिक साहब आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं।
जी, मैंने आपको बताया कि ये चीजें कुछ पाकिस्तान की अगर आप सियासी तारीख देखें तो कोई ऐसी कोई रोशन तारीख तो नहीं है। यानी कभी अदालतों को इस्तेमाल करके, फैसलों को इस्तेमाल करके, कभी ताकत को इस्तेमाल करके, कभी लोगों को पॉलिटिकली विक्टिमाइज करके, उन पे झूठे केसेस बना के, उनकी जायदादें जब्त करके। और अब रिसेंटली आपने देखा कि फैटफ में एक कानून बनाया गया जिसमें अब कानूनी हो गया है कि आपके फोन हैक किए जाएं, या आपके बच्चों के, या आपकी बीवी का फोन हैक किया जाए, या कंप्यूटर्स ब्रेक इन किए जाएं, या आपके घर में दाखिल हो के पहले जो काम वो क्या आप उनको खुफिया इदारों को कहते हैं, खुफिया इदारे जो काम किया करते थे अब आपने पुलिस के हवाले कर दिए। ये कानून बना दिया फैटफ की आड़ में। तो देखिए, ये बोझ हर एक के लिए उठाना आसान नहीं होता। जब तक हम इस तरह के कवानीन बनाते रहेंगे, या जैसे कि अभी ये पीका का कानून के अंदर जो तरामीम आई है, अगर हम ये काम करते रहेंगे तो फिर ये बोझ पड़ता रहेगा। फिर वो शख्सियात जिनका आप जिक्र करते हैं वो बेचारे अपनी इज्जत बचाने को, अपनी जान बचाने को कहीं मखसूस वोट पे इधर उधर गायब होते रहेंगे। मगर इससे क्या सियासत मजबूत होती है, मुल्क मजबूत होगा। इससे क्या हम आगे बढ़ेंगे। यानी एक जमाने में हमारा पूरे मुल्क के अंदर एक गुमान था कि हम लाल किले पे झंडा लगाएंगे। अब हम बांग्लादेश से अपने आप को कंपेयर करने को तैयार नहीं होते। अब अफगानिस्तान, काबुल से हम अपने आप को कंपेयर करते हैं। तो अंग्रेजी में कहते हैं ना भाई, the definition of insanity is to do the same thing and expect a different result। तो मुझे लगता है कि अब हम insanity की हद तक आ चुके हैं। तो ये बात अब खत्म होनी चाहिए। क्या ये हकीकत है कि ऐसा होता है? हाँ। क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है। क्या ऐसा होना चाहिए? कतई नहीं। तो फिर सेनेटर मुसद्दक मलिक साहब, ये दुरुस्त है कि हुकूमत भी बैसाखियों पे खड़ी है। यानी MKM के 5 या 6 कह लें, GDA के कुछ अरकान कह लें, काफ लीग के कह लें, एक आध और कह लें, तो आप भी जो है इन बैसाखियों पर ही काम कर रहे हैं। काफ लीग से मुलाकात, MKM पे कुछ, GDA से, लेकिन सबसे अहम आपको इल्म है जहांगीर तरीन ग्रुप को कहा जाता है कि जनाब वो गेम चेंजर साबित होगा। उनसे भी मुलाकातें हुई हैं जरदारी शहबाज शरीफ साहब की। तो अगर ये सब चीज़ें इस तरह की हैं तो इससे पहले कि मैं इसका जवाब आपसे एक हासिल करूं, ज़रा PDM के हमारे तर्जुमान हाफिज़ुल्लाह साहब मौजूद हैं, और हाफिज़ साहब जो हैं वो माजी में कोई ज़्यादा खुश नहीं थे पीपल्स पार्टी के रवैये से, PDM के हवाले से भी, तहरीक एतमाद के हवाले से भी। हाफिज़ साहब शुक्रिया, बड़ी गहमा गहमी है। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी, खासतौर जरदारी साहब बड़ी संजीदगी से जो हैं वो, और उनके साहिबजादे इस तहरीक एतमाद लाने में सरगर्म अमल हैं। तो अब आपको यकीन है जो आपकी जो शिकायतें, शिकवे या कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे पीपल्स पार्टी के बारे में कि वो मुत्तहद इत्तेहाद के सिलसिले में कोई रोल अदा नहीं करती? बरेलवी साहब, बुनियादी तौर पर हदफ और मकसद को देखना पड़ता है। एक जमाना ऐसा था कि राय ये बन रही थी कि रेजिग्नेशन हो, इस्तीफा हो, ताकि उसके नतीजे में मौजूदा हुकूमत को हम रुखसत कर सके और कौम को निजात दे सके। इस पर इख्तिलाफ हुआ। पीपल्स पार्टी की वो पूरी एक दास्तान है, एक स्टोरी है, वो आपके सामने है। लेकिन जब आज के हालात का तकाजा ये बन रहा है कि तारीख अदम एतमाद मूव करना ज़रूरी है ताकि हुकूमत को हम कैसे रुखसत कर सके और कौम को इस अजाब से हम कैसे निजात दिला सके, तो तारीख अदम एतमाद पहले से ही पीपल्स पार्टी का एक जोर वो दे रही थी। पीपल्स पार्टी तो जब पहले से वो जोर दे रही थी, और PDM की क़ियादत ने, मौलाना साहब ने, मियां नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ वगैरह तमाम जमातों ने, PDM ने फैसला किया कि तारीख अदम एतमाद मूव करना है। तो उसी दौरानिये में उसके बाद फौरन चौधरी बिरादरान से मौलाना का रब्ता हुआ, असफ अली जरदारी से। असफ अली जरदारी साहब ने फौरन यकीन दहानी कराई
उसी तसल्सल नहीं, लेकिन हाफिज साहब आपको इल्म है कि हाफिज साहब हमेशा आसिफ जरदारी या पीर पार्टी यकीन दहानी दिलाते। वो तो ये कहते हैं कि जनाब हम तो ये जो पीडीएम टूटी है ये तो हमारा इनिशिएटिव था, हम कह रहे थे कि तरीके एतमाद पहले पंजाब में लाओ, हम कहते थे कि लाओ, ये तो दीगर पार्टियां नहीं चाह रही थी। वो तो इस बात का भी क्रेडिट ले रहे हैं कि ये हमारा इनिशिएटिव है जिसके सबब आज आप पीडीएम और दीगर पार्टियां सरगर्म हुई हैं तरीके एतमाद के लिए। चीजें है बरेलवी साहब, एक ये है कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल तारीख अदम इत्मीनान पेश करना है नहीं करना है, बुनियादी बात पीपल्स पार्टी की पीडीएम से अलग होने की ये वजह नहीं थी। वो वजह कोई और थी कि पीडीएम की प्लेटफार्म से कुछ फैसले हुए, उन फैसलों पर पीपल्स पार्टी ने अमल नहीं किया, इनहराफ की, वो उन फैसलों की वजह से पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलग हो गई। मैं उन तक बातों में नहीं जाऊंगा, माजी में नहीं जाऊंगा, आगे बहुत बड़ी मकसद है कौम का भी और मुल्क का भी। जो कौम और मुल्क के मफाद में है वो ये कि इमरान खान एंड कंपनी से हमने कौम को कैसे निजात दिलाना है, इनको किस तरह रुखसत करना है, इस बुनियादी नुक्ते पर आज पीपल्स पार्टी और पूरी पीडीएम की जमातें मुत्तफिक है। नहीं, अगर एक मिनट के लिए मैं आपको सॉरी टू करूं, ये चौधरी एतराज हसन जो आज भी फरमा रहे हैं उनकी जाती राय है पीडीएम के खिलाफ? जी, बड़े आम रहनुमा है चौधरी एतराज हसन साहब। देखिए, चौधरी एतराज हसन अपने आप को खबरों में जिंदा रखना चाहते हैं। वो चली हुई कारतूस है, उनकी बातों पे कोई भरोसा नहीं किया जाता। पीपल्स पार्टी वाले खुद उनकी बात नहीं सुनते, उनकी बात सुनने के लिए तैयार है। अगर उनकी एतजाज हसन की बातों की इतनी अहमियत है तो आसिफ अली जरदारी साहब पर जो कुछ कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी जो तारीख अदम इत्मीनान के लिए तक जो कर रही है क्यों कर रही है? फिर तो एतजाज हसन की बात सही है, लिहाजा ये मुहासबा उन्होंने करना है। एतजाज हसन एक शख्स है, उनकी एक बात है, वो पार्टी की बात भी है, उनकी एक राय है, उनकी राय उनका अपनी जगह उनका एहतराम है, लेकिन बात पार्टियों की होती है और पार्टियों की क्या। शुक्रिया हाफिज हमदुल्ला साहब, शुक्रिया हाफिज साहब। मैं मेरा एक सेनेटर हाफिज साहब तो बड़े पुरुमीद थे, ज़रा मैं जैसे अगर आपसे पूछूं, क्योंकि मसला ये है कि जिन बैसाखियों पे ये हुकूमत खड़ी है उन्हीं बैसाखियों को आप तोड़कर अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, खासतौर जहांगीर तरीन को, तो इसलिए ज़्यादा पुरुमीद हैं अब आपकी पीडीएम में शामिल जमातें और ख़ासतौर पर आपकी पार्टी? जी, बज़ाहिर तो ऐसा दिख रहा है। अब आप देखिए कि जब हम अपनी हुकूमत की तरीन साहब का तो एक एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि वो हुकूमत की पीटीआई का एक तरह से हिस्सा है, लेकिन आप दीगर जमातों को भी देखिए। आप आज पीपीएम एमक्यूएम का जो मौकफ है टीका बिल के ऊपर, जरा उसको पढ़ें, देखें वो कितना बरमला ये गुफ्तगू कर रहे हैं। चलें उनको छोड़ दीजिए, अभी हम जब ऑपोजिशन की या इल्हाकी जमातें, हुकूमत की इल्हाकी जमातों के पास जब ऑपोजिशन जाती है तो वो खैर मकदम करते हैं ना, गुफ्तगू हो रही है ना, तो वो गुफ्तगू क्या हो रही है? वो गुफ्तगू यही हो रही है कि क्या आप ये गुर्बत का, अफलास का, बेरोजगारी का, महंगाई का बोझ उठाना चाहते हैं? और बज़ाहिर ऐसा दिखता है कि अब कोई भी ये बोझ उठाने को तैयार नहीं है, तो हम तो बहुत ज्यादा पुरुमीद हैं। इसके अलावा आपने देखा वो खटक साहब का जो मार्का हुआ वजीर आजम के साथ, जिसमें खटक साहब ने कहा कि वजीर दिफा हैं, पहले चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, कि आप हमारे वोट से आए हैं, हम आपके वोट से नहीं आए हैं और हम आपको वोट नहीं देंगे, आप हमारे वोट की वजह से यहाँ बैठे हैं। तो इस तरह की गुफ्तगू पहले कब हुई है 3 सालों में? तो ये तमाम चीजें, चाहे वो राजा रियाज साहब हों, चाहे वो वजीर दिफा हों, चाहे वो तरीन साहब का ग्रुप हो, चाहे वो इल्हाकी जमातें हों, चाहे वो नूर आलम साहब की वो अगर आपने वो शोला बयानी सुनी असेंबली में, जिसमें उन्होंने कहा कि सबको ECL पे डाल दें फ्रंट की 3 रोज को, हुकूमती रोज को, तो सारा मुल्क ठीक हो जाएगा। तो इस तमाम गुफ्तगू से आपको ये नजर तो आ रहा है कि हालात अच्छे नहीं है हुकूमत के और खत्म होने वाले। सेनेटर मुसद्दर मलिक साहब, आपका अगर ये कहना है कि हालात अच्छे नहीं, वाकई मैंने कहा ना कि ख़ास तौर पर 48 घंटे में गैर मामूली तौर पर अपोजिशन की जमातें ही नहीं बल्कि तरीन ग्रुप और हुकूमत के इत्तेहादियों की जो मुलाकातें हो रही हैं, उससे लगता है कि पहली बार तहरीक एतमाद का ये बहुत ही
इनिशिएटिव जो है हुकूमत के लिए संगीन साबित हो सकता है। इसीलिए इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बरेलवी को इजाज़त दीजिए।